Roshan Packages Limited, the fastest growing business group and leading name in corrugation and flexible packaging in Pakistan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नो प्लास्टिक्स की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे सोहेल अमीन साहब से, जो सीईओ हैं हाउस ऑफ अमीन ग्रुप के। तकरीबन 99 साल कबल सन 1921 में OH मोहम्मद एंड कंपनी का क़याम ओसाका, लंदन, कोलंबो और कुतियाना हिंदुस्तान में किया गया। कंपनी का कारोबार काफ़ी वसी था और उनके पास टेक्सटाइल से लेकर केबल मैन्युफैक्चरिंग तक की लाइन मौजूद थी। 1971 में यानी 1971 में सकूत ढाका के बाद पाकिस्तान में इस कारोबार को ओरिएंट पीवीसी कंपाउंड इंडस्ट्रीज के नाम से जारी रखा गया और जब से अब तक इस कंपनी ने कारोबार को मजीद बढ़ाते हुए पॉलीमर्स और केमिकल्स की इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू की। हाउस ऑफ अमीन ग्रुप इस वक्त पाकिस्तान में OQ को रिप्रेजेंट कर रहा है और पेट्रोनास मेडको लाबुआन को ये पहले रिप्रेजेंट कर चुका है। आज सोहेल साहब से कुछ बातचीत करेंगे, खासतौर पर ग्रुप की मौजूदा एक्टिविटीज और पाकिस्तान में जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसके स्कोप के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए आज के इस एपिसोड पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँगा हमारे उन दोस्तों के लिए जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं और कुछ मेरी वजह से कुछ फ़ायदा लोगों को पहुँच सके। इंशाल्लाह जी, ज़रूर। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आप ये बताइए कि इतने लंबे अरसे के दौरान इस ग्रुप का सफ़र कैसा रहा और प्लास्टिक रॉ मटेरियल का कारोबार शुरू करने का ख्याल कैसे आया सोहेल साहब? तो देखिए 1921 में जैसे आपने बताया कि मेरे नाना और दादा जो कि दो कजन्स थे, उन्होंने OH मोहम्मद एंड कंपनी को इस्टेब्लिश किया। दुनिया भर में ब्रांचेस थी कई जगहों पे, कुछ जगह मेंशन है, कुछ जगह नहीं है। और फिर बर्मा में भी मेजर एक इंडस्ट्री थी हमारी टेक्सटाइल की। बर्मा के क्राइसिस आए, ईस्ट पाकिस्तान में भी थे उस वक्त। तो बर्मा के क्राइसिस के बाद वो टेक्सटाइल का वो वाला यूनिट जो था हमारा वो बंद हो गया एंड ईस्ट पाकिस्तान वाले यूनिट्स चलते रहे। 71 में जब ये पाकिस्तान आए, वेस्ट पाकिस्तान आए, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट छोड़ के आए थे और यहाँ बड़ा मुश्किल वक्त था। एक बहुत छोटी सी इंडस्ट्री चला रहे थे और बड़े डिफिकल्ट टाइम्स थे उनके लिए, और वो एक इंस्पिरेशन भी हमारे लिए कि अच्छे बुरे वक्त आते हैं और वो इंसान सीखता जाता है। तो वो उन्होंने आके फिर एक दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट लिया 71 में, और तकरीबन 17 साल की उम्र, 16 साढ़े 16 17 साल की उम्र में मेरे छोटे भाई ने मेरे फादर को ज्वाइन किया 87 गालिबन 1987 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मैं उस वक्त पढ़ रहा था। फादर मेरे, क्योंकि वो हार्ट 2-3 हार्ट अटैक्स हो गए थे आफ्टर ऑल दीज डिबेकल्स, तो वो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा वो जज्बाती था मेरा भाई शोएब, तो उसने वो डैडी को ज्वाइन कर लिया उस वक्त। और मजे की बात ये, सरनेम हमारा ढेडी है और पूरी मार्केट मेरे फादर को डैडी बोला करती। तो हम डैडी बोलते थे लेकिन दूसरी वजह से। बट बहरहाल शोएब ने ज्वाइन किया और उन्होंने फिर एक स्टार्ट, एक कहते हैं ना, एक थोड़ा सा ज्यादा विगर के साथ एक स्टार्ट लिया, एक नए जज्बे के साथ, क्योंकि बेटा आ गया था। तो वो काम करते गए और माशाल्लाह से इंपोर्ट करते चले गए, लोकल ट्रेडिंग भी कर रहे थे। और सडनली एक आउट ऑफ द ब्लू एक सर्टन डेथ हो गई मेरे फादर की जनवरी 2000 में, ईद के रोज, जो हमारे लिए बड़ा शौक था। सही। तो वो फिर जाके मैंने ज्वाइन कर लिया और फिर थोड़ा सा वो कहते हैं डीलाइनेटिंग द बिजनेस प्लान। तो मैंने अपना थोड़ा सा बिजनेस प्लान चेंज किया कि हमें इंपोर्ट और लोकल ट्रेडिंग से हटके हमें नेटिंग बिजनेस में जाना चाहिए। तो हम यहाँ फिर हमने द फर्स्ट एजेंसी वी गॉट वाज बैंक ऑफ पॉलीएथिलीन। ओके। और उनके साथ काम शुरू हुआ। उसके बाद फिर बिटको, पेट्रोनास बिटको के साथ काम शुरू हुआ, और फिर ओमान पॉलीप्रोपिलीन उस वक्त इसका नाम होता था, छोटा सा यूनिट है ये। उसके बाद फिर वो बढ़ते बढ़ते ऑर्पिक हुआ, फिर आज OQ हो गया है। O stands for Oman and Q stands for quality. Okay. So the name given is OQ. और ये सफर, सही बात तो ये कि ना मेरी सोच थी ना मेरे भाई की सोच थी कि प्लास्टिक के रॉ मटेरियल को काम करना चाहिए। हिस्टोरिकली एक बहुत मजेदार फैक्ट आपको बताऊं कि 1964 में
से पहले प्लास्टिक पैकेजिंग ना ईस्ट पाकिस्तान में होती थी ना वेस्ट पाकिस्तान में होती थी। हाँ। और पहला प्लास्टिक पैकेजिंग यूनिट जो लाया वो मेरे दादा लेके आए थे मेरे वालिद के साथ, और जबरदस्त। वहाँ उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में पैकिंग शुरू की फॉर द फर्स्ट टाइम प्लास्टिक के अंदर, क्योंकि वहाँ का वेदर डैम्प होता है हम्म। और बिस्किट्स और चाय वगैरह की पैकिंग के लिए प्लास्टिक पहली बार जो अगर इंट्रोड्यूस कराया गया तो वो इन्होंने कराया। उस इंडस्ट्री का नाम वेदर प्रूफ पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है, और वो जबरदस्त। आज भी है, और वो ईस्ट पाकिस्तान में आज भी है, बांग्लादेश में आज भी है, हमसे ईस्ट पाकिस्तान ही निकलता है, और वो उनकी फौज चला रही है। जैसे हमारे यहाँ फौजी फाउंडेशन है, ऐसे उनकी फाउंडेशन कलियर सेना कहलाती है, वो चला। तो दैट यूनिट स्टिल एग्जिस्ट। तो ये है, हम सोच हमारी नहीं थी, हाँ ये जरूर है कि अब हमारी सोच महदूद हो गई है, अब हम सिर्फ प्लास्टिक सोचते हैं, और ओक्यू के ओक्यू अब बढ़ता जा रहा है, और ओक्यू में अब पॉलीप्रोपिलीन के अलावा पॉलीएथिलीन्स भी शुरू होने लगे हैं। बिल्कुल, हमने पहला ट्रायल्स भी कर लिए हुए LLD के और HD के, और कुछ प्रोडक्ट यहाँ हमने थोड़ा सा बेच भी लिया है, ट्रायल प्रोडक्ट। सही। और दूसरा ओक्यू ने है एक केमिकल कंपनी है ऑक्सिया, उसको भी एक्वायर कर लिया, और अब हम ऑक्सिया केमिकल्स के भी प्रोडक्ट्स जो कि ओक्यू के अंडर ही आते हैं, इट इज कॉल्ड ओक्यू केमिकल्स, वो भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ओमान रिफाइनरीज इंटीग्रेट होने के बाद अब जो और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है वो भी अब हम कर रहे हैं। तो इट हैज बिकम अ मच बिगर पाई नाउ कंपेयर्ड टू व्हाट वी स्टार्टेड ऑफ 2006 में। जबरदस्त जबरदस्त। तो 14 साल इस ग्रुप के साथ चल रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह की मर्जी इंशाल्लाह जैसे होगा तो चलता रहेगा सर। बट दिस इज द बैकग्राउंड। ओके। जैसा कि आपने बताया, आपकी कंपनी OQ यानी पहले जिसको ओमान पॉलीप्रोपिलीन कहा जाता था, उसकी नुमाइंदगी करती है, और मुल्क में यानी पाकिस्तान में पॉलीमर्स की सप्लाई में सबसे बड़ा किरदार देखा जाए तो मशरिक़ वस्ता के ममालिक का यानी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज का है। ये बताइए कि पाकिस्तान में कितनी मिकदार में पॉलीप्रोपिलीन दरामद की जाती होगी, और कौन से मेजर पॉलीप्रोपिलीन ग्रेड्स हैं जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं? पाकिस्तान में लगभग 5 लाख टन के करीब पॉलीप्रोपिलीन आते हैं सालाना, और तकरीबन 70 से 80 हज़ार टन को पॉलीमर आते हैं। ये 5,60,70,000 के करीब सालाना इसकी खपत है। और जो बड़े ग्रेड्स हैं, अब सिर्फ अगर आप पॉलीप्रोपिलीन को देखेंगे तो होमोपॉलीमर्स में 4 ग्रेड्स बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत ही की या सबसे बड़े वही 4 है। एक है हमारा राफिया, जिसको हम टेपियन आम जबान में बोलते हैं, इससे जो वोवन बैग्स बनते हैं। नंबर 2 पे आता है इंजेक्शन ग्रेड, जिससे बर्तन और बाल्टियाँ और ये सब। तीसरे नंबर पे BOPP है, बायो ऑक्सिलरी पॉलीप्रोपिलीन, और चौथे नंबर पे कास्ट फिल्म है। ये 4 बड़े ग्रेड्स हैं। ये पॉलीप्रोपिलीन आप राफिया समझ लें ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस टन है, इंजेक्शन भी ऑलमोस्ट इतना ही है, बल्कि शायद दोनों थोड़े ज्यादा ही है। 50,000 के करीब, बल्कि 60-65-70,000 के करीब है आपका BOPP, और 40-45,000 के करीब है आपका कास्पर। तो ये 4 मेजर बड़े ग्रेड्स हैं। और उसके बाद फिर TQ फिल्म आता है जो हमारी टेक्सटाइल की पैकेजिंग में है, और इंजेक्शन के अंदर भी फिर दूसरे वेरिएंट्स आते हैं। बट जो ये आम 12 मेल्ट का इंजेक्शन है वो बड़ा ग्रेड है। इसी तरह से राफिया 3.5-3.25 मेल्ट का जो आता है वो एक बड़ा ग्रेड है। अब वक्त के साथ साथ इनमें कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं, जैसे फाइबर्स आते जा रहे हैं, 24 मेल्ट 25 मेल्ट के। आपको इंजेक्शन के अंदर हाई मेल्ट के वो ग्रेड्स मिलना शुरू हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 2002-03 में हम जब बिटको लबवान को रिप्रेजेंट करते थे तो हम एक प्रोडक्ट लेके आते विच वाज हाई मेल्ट का प्रोडक्ट होता था इंजेक्शन का ही, और लोग कहते थे कि यार ये कैसे चलेगा। वो आपका माइक्रोवेवेबल प्रोडक्ट जो आपका कंटेनर बनता है वो थिन वॉल्ड होता है, तो वो उस वक्त इट वाज अ नोवेल्टी, और हम लोगों को कहते थे कि यार हम मोल्ड आपको देते हैं हाफ प्राइस में उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए, लेकिन वो नहीं, वो इट वाज मच बिफोर टाइम फॉर पाकिस्तान। आज वो ग्रेड माशाल्लाह से इट्स बूमिंग। दूसरा नॉन वोवन फाइबर्स आ गए जो आप ये मास्क वगैरह में देख रहे हैं, तो ये चीजें आती जा रही हैं। पहले इन चीजों के ऊपर हमारी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम थी, बल्कि ना होने के बराबर थी।
बट वो वक्त के साथ साथ अब हम भी थोड़ा उस तरफ चल पड़े, तो वो ग्रेड्स बढ़ते जा रहे हैं। फिर आपके यहाँ पे आप हाई स्पीड राफिया आ गया है। पहले आप 3, 3.25, 3.5 मील का जो राफिया होता था वही कंसिडर किया जाता था। हम्म, फिर लोगों को समझाया कि हाई स्पीड राफिया में अगर आपकी नई मशीन्स हैं, जर्मन, इटालियन, यूरोपियन मशीन्स हैं, तो ये आपको प्रोडक्टिविटी इससे बहुत अच्छी हो जाती है, आपके प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ओके, कुछ थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट के ऊपर जरूर है, लेकिन उससे प्रोडक्टिविटी, बिजली की बचत बहुत है। सही है। तो वो लोगों को अब समझ में आने लगी ये चीजें, तो हम्म, वो लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दी। ये 4.5-5 माइल की प्रोडक्ट्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हाई माइल जो प्रोडक्ट्स है, हम्म, तो राफिया में तो वो आगे हम भी कर रहे हैं, दूसरे और सप्लायर्स भी कर रहे हैं, 3-4। तो वो जिद्दत आती जा रही है, या एक्सेप्टेबिलिटी जो भी आप उसको कहना चाहें, वो आना शुरू हो गई है। और अब थोड़ा सा पाकिस्तान, मेरा ख्याल है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के साथ साथ जो है ना जाने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है। होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स we'll probably see a major change, इंशाल्लाह। अभी आपने जैसा जिक्र किया, वो हमने सुना भी है, जानना चाहेंगे आपसे कि ओमान पॉलीप्रोपिलीन ओक्यू, इसमें कुछ खास एमएफआई मौजूद है जो बिजली की खपत यानी पावर कंजम्पशन को कम करने में मदद देता है और प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा है। हम ये जरूर जानना चाहेंगे आपसे कि ये खास जो एमएफआई है वो क्या है, और ये पीपी बैग मैन्युफैक्चरर्स के लिए किस तरह से मुआविन साबित हो सकता है। थोड़ा सा देखिए, इसमें कुछ, जैसे मैंने आपको बताया, राफिया का एक ग्रेड है हमारा, हम्म, विच इज हाई बैंड, तो हम अकेले नहीं बना रहे, और भी लोग बना रहे। फर्क थोड़ा सा कुछ और है। ओक्यू का एक बात बड़ी क्लियर है, ओक्यू स्टैंडर्ड्स, एक सर्टेन स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, और उसके लिए जितने आपके एडिटिव्स हम लोग लेते हैं, ओक्यू खरीदता है, वो हमेशा टॉप ऑफ द लाइन लेते हैं। ओके, अब चाहे वो अमेरिका से लेने पड़े बहुत ही महंगे, चाहे वो यूरोप से लेने पड़े, वो दूसरे ममालिक से जहाँ से कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी मिलती है वो नहीं करते। ओके, तो अगर मेरा राफिया का या इंजेक्शन का एमएफआई किसी और ग्रेड से मैच भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि कॉम्प्रोमाइज किसी सूरत से भी एडिटिव्स नहीं है, तो उसकी प्रोसेसिबिलिटी बहुत बेहतर है। ओके, तो वो एक फैक्टर है जो पूरी दुनिया मानती है। इनफैक्ट हम नए हैं इस पूरे गेम में, लेकिन मेरे ख्याल है पिछले 9 साल या 10 साल में 5 दफ़ा या 7 दफ़ा हमें आउटस्टैंडिंग क्वालिटी का अवार्ड, जो मिडल ईस्ट में एक हर साल होती है, जीपीसी उसमें मिला है। तो दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हम उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ठीक है। किसी सूरत से भी, तो उसकी वजह से प्रोसेसिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली बिजली की बचत हो जाती है। हमारे जो व्यूअर्स हैं सुहेल साहब, वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि ओक्यू और हाउस ऑफ अमीन के पास उनके लिए क्या या प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या खास ऐसा अपने कस्टमर्स के लिए स्पेशल मौजूद है जो कि आप ऑफर कर सकते हैं। सर 24 घंटे 24/7 मैं, शोएब, मेरी टेक्निकल टीम, उसमें वसीम उद्दीन साहब है, और मेरी लॉजिस्टिक्स टीम, 24 घंटे, नवीद, ये 4 लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे राउंड द क्लॉक आप किसी भी वक्त फ़ोन करें तो अवेलेबल होते हैं। ग्रेट। सो मच सो कि कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि कहीं कोल्ड स्टार्ट हो गया, और नहीं फैक्ट्री ओनर का फ़ोन आया, यार स्क्रू टूट गया। तो ये भी हुआ है कि लाहौर में ये हुआ है, हम कराची बैठे, 7 बजे उसका फ़ोन आया है, 9 बजे की फ्लाइट पे 1 या 2 लोग बैठे, 11 बजे, 11:30, 12 बजे उसकी फैक्ट्री में खड़े, और उसको उसके साथ खड़े होकर बता रहे हैं कि इशू क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि एक चीज़ हमें हमारे बड़ों ने सिखाई थी कि तेज़ी हो या मंदी हो, झूठ बोल के माल नहीं बेचना। बिल्कुल जबरदस्त। मंदी है तो भी बता दो भाई मंदी है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मत लेना। सही। और तेज़ी है तो भी बोल दो, क्योंकि लिमिटेड माल हर आदमी के पास होता है, ज़्यादा तो होता नहीं। तो सच बोल के बेचो, उस प्राइस पे बेचो जो मार्केट का प्राइस है, किसी से नाजायज ना करो। तो ना कभी माल बिकने में तकलीफ आई, ना कभी किसी को इस बात की शिकायत आई कि झूठ बोल के बेचा, गलत बेचा, ना कोई और चीज़ बेचो कुछ और बोल के। सही। तो ये 2 चीज़ें हमने गिरे में बंधी हुई है। मेरे ख्याल है मेरे दादा ने मेरे वालिद को
बंधवाई थी और हमारे वालिद ने हमें बंधवा दी। तो कुछ अल्लाह का शुक्र है, खुद ही बहुत बुरे दिन भी होते हैं, बहुत मंदी भी होती है, लेकिन हमारा माल अल्लाह के करम से बिकता है। सिर्फ इसी वजह से मेरा ख्याल है कि जो होता है हम बता दें। सही। हमने पॉलीमर अपडेट जैसे वेबसाइट को रिप्रेजेंट किया, मेरे बहुत भाई की तरह ही है उनकी। तो वो उस वक्त भी मैं कहता था कि यार जो है वो लिखो, और मैं कई दफा लिखता था और मैं खुद सेलर होता था मार्केट में, और मैं लिखा करता था और लोग कहते थे यार तुम कैसे इंडेंटर हो कि मंदी बता रहे हो, तो मैं और फिर भी माल बिकता था। तो अल्लाह का बड़ा करम है, जो है वैसा करें, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट इज स्पेशल। सर, जब रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के बारे में आपके ख्यालात हम जानना चाहेंगे, और ये भी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में प्लास्टिक को इकट्ठा करने का जो निज़ाम हमारे पास नहीं है मौजूद, उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में आपके सजेशंस, आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे। सर गवर्नमेंट की नीयत सही होनी चाहिए, ओके। और कोई चीज़ नहीं है। देखिए कचरा चुनने के लिए आप जहाँ जाए कचरा चुना जा रहा होता है, कोई ना कोई चुन रहा हो, चाहे वो कोई अफगान बच्चा हो, चाहे वो कोई और बच्चा हो, चाहे कोई और शख्स हो, कचरा चुन रहा होता है और अपनी मतलब का कचरा चुन रहा होता है। सही। प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक दोस्त है, उसने एक कंपनी खोली कुछ 3-4 साल 5 साल पहले कि जी हम कचरे को रिसाइकिल करेंगे। अब रिसाइकिल के लिए कचरा तो मिल ही नहीं रहा उसको, सही। तो रिसाइकिल कैसे करेगा? तो इवेंचुअली उसने अपनी कंपनी को कचरा उठाने की कंपनी बना दी। अब उसके पास जितनी रिसोर्सेज हैं वो कचरा उठा रहा है, रिसाइकिल कोई और कर रहा है। आप देखिए कितना अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त जो बारिश आई तो कई ऐसे गटर लाइन जो चौक हुए, उनके अंदर प्लास्टिक के बॉटल्स थे। सही। वो बॉटल किसी और ने नहीं फेंके, वो आपने और मैंने फेंके। जी हाँ। हमने खुद फेंके। जी हाँ। और फिर हम ब्लेम भी करें तो ये मेरा ख्याल है मुनासिब भी नहीं है। और रिसाइकिल अगर ये हो जाए तो मेरा ख्याल है फॉरेन एक्सचेंज जितना हमारा बच सकता है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। मेरा ख्याल है लोकल कंजम्पशन ही जो है ना, वो जो इम्पोर्ट है वो ही कम हो जाएगा। रिसाइकिल ही उसका तकरीबन मेरे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15% जो है ना वो उसको कवर कर लेगा। बिल्कुल। आप एक और चीज नोटिस कीजिए कि वी आर वन ऑफ द लोवेस्ट पर कैपिटा कंज्यूमर्स ऑफ प्लास्टिक इन द वर्ल्ड। सही। हम लोवेस्ट है, हम कचरा भी रिसाइकिल नहीं कर रहे, और आज भी हम लकड़ी का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि पता है दीमक का भी इशू है, जो कि प्लास्टिक बड़े आराम से उसको 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 रिप्लेस कर रहा है दुनिया भर में, बल्कि कर चुका है। बिल्कुल। आज हम घर में वुडन फ्लोरिंग लगाते हैं, लेकिन जो बाहर से फ्लोरिंग आ रही है वो प्लास्टिक ही, वो कंपोजिट है। बिल्कुल कॉम्पोजिट ही है। तो हम उस तरफ जा नहीं रहे। हम आज भी इंतजार कर रहे हैं कि बाहर से कुछ थोड़ा सा पॉलिसी चेंजेस आई हैं खुदा खुदा करके। मुझे लग ऐसा रहा है कि थोड़ा इंडस्ट्री को सपोर्ट आ रही है, और अगर ये सपोर्ट रही कि फिनिश गुड के ऊपर ड्यूटी ज्यादा रही है, उसको रोका गया, तो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स के पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी खुलेगी। सही। लेकिन रिसाइकल के अंदर भी हमारी इसी इंडस्ट्री को जाना चाहिए। कराची के 2-3 बड़े दामों को, लाहौर के 2-3 बड़े दामों को, फैसलाबाद के, अगर ये 2-3 लोग मिल के कुछ करें और ये चुनवाने की कोई करे, जैसे मैं नाम लेके बात करता हूँ, मलिक मुनव्वर साहब है लाहौर के, एक जमाने में दुबई में इनके एक दोस्त के साथ इन्होंने मिलके वो ट्रक्स लिए थे जो कि वो उठाते थे उसको क्रश कर। ओके। पर वो काम वहाँ कुछ अरसे के बाद उनके जो भी इश्यूज आए वो नहीं कंटिन्यू हुआ, लेकिन वो पार्टनर आज भी कर रहे हैं। ओके। हम यहाँ पे इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चलाने वाले हम क्यों नहीं कर सकते? सही। साइट एरिया में ही हमारे 4 बड़े लोग हैं, साइट से ही बात करें और वहीं से कचरा चुनना शुरू करवा दें। 2 ट्रक 3 ट्रक्स की जरूरत है, 10-12 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अगर वो क्रशर्स लगा दें तो कितना बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा दोनों चीजों पे, एनवायरनमेंट पे भी और हमारी अपनी इंपोर्ट पे भी, विच इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प द कंट्री, क्योंकि आपकी फॉरेन एक्सचेंज बचेगी। बिल्कुल। तो दोनों काम हो सकते हैं। तो लेकिन किसी को तो कर रहा है। बिल्कुल। अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया मैं जरूर करूंगा। मैं शायद इतना बड़ा नहीं हूँ कि आज कर सकूं, बट इंशाल्लाह अगर जरूर अल्लाह ने मौका दिया जरूर करूंगा, क्योंकि दिस इज नॉट ओनली मुल्क की खिदमत बल्कि कारोबार भी।
तो कारोबार के साथ मुल्क की खिदमत भी है। तो ये मेरा ख्याल है किसी ना किसी को करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बात की है। और जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान में प्लास्टिक तकरीबन इंपोर्ट किया जाता है, और हुकूमती सतह पर जो सपोर्ट इंडस्ट्री को हासिल है या जो मिल रही है या अब जो शुरू हो रही है, उसके बारे में भी आपने जिक्र किया। आप क्या समझते हैं कि मुल्क में कोई पॉलीमर या प्रोडक्शन प्लांट या पीपी के लिए ऐसा कोई प्लांट ज़रूरी है अब? इट्स हाई टाइम, जैसे कि आपने रिसाइकलिंग का जिक्र किया। देखिए ये जो बात है ना, जो भी करता है, मैं हमेशा पहले गेट्रॉन ने एक दफ़ा कंसल्ट किया था हम लोगों के साथ, और हम मलेशियंस के साथ मिलकर बात भी की थी। मैंने उस वक्त भी उनसे यही कहा था, फिर कुछ जुबैर तफैल साहब ने भी बात की, और भी लोगों ने बात की। मैं एक बात बड़ी क्लियरली देखिए समझता हूँ, जानता हूँ कि प्लांट लगाना कोई रॉकेट साइंस है। सही। प्लांट की साइज रॉकेट साइंस। आज 3 लाख टन, 4 लाख टन का, 5 लाख टन का प्लांट लगा के आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पाकिस्तान की कंजम्पशन, फिर उसके लिए प्रोपलीन चाहिए आपको, या प्रोपेन चाहिए, या अगर आप एथिलीन का प्लांट लगा रहे हैं, पॉली एथिलीन का, तो इथेन चाहिए या एथिलीन चाहिए, तो वो आपको मिल नहीं सकता। रॉ ठीक है मटेरियल। ना, रॉ मटेरियल, उसका बेस रॉ मटेरियल नहीं मिलता। सही। एक चीज, दूसरा ये कि आपकी मार्केट 10 लाख टन की हम्म, टोटल, सारे मिला लें, यानी पॉली एथिलीन, पॉली प्रोपेन, और दुनिया में जो पीपी के नए प्लांट लग रहे हैं वो अकेले 10 लाख टन के लगे। ओ, दूसरा, जो क्यों मिडिल ईस्ट में लग रहे हैं सारे, क्योंकि उनके अपना ऑयल है बिल्कुल। या गैस है, हम्म, हमारे पास है नहीं। हम्म, तो हमने कहीं से रॉ मटेरियल खरीदना है, विच मीन्स कि अगर हमारे यहाँ प्लांट लगा हम्म, तो हम कहीं से रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे होंगे, हम्म, उससे दाना बना रहे होंगे, विच मीन्स कि हमारा दाना एज इट इज दुनिया से एक्सपेंसिव हो जाए। बिल्कुल, वो वायबल नहीं रहेगा। तो वायबल, मैं यहाँ से कोई चीज बना, हो सकता है उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगा के आप रोक दें उसको हम्म, या कम कर दें, हम्म, तो मैं यहाँ से बना के एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकता, मैं कम्पीट तो नहीं कर पाऊंगा उससे कोई भी फिनिश गुड करके। हम्म, तो आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल अनलेस हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन प्लास्टिक की बढ़े। तो सही। लोगों को इस वक्त कॉन्सेंट्रेट ये करना चाहिए कि किसी तरीके से प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसको उठाएं, हम्म, उसको रिसाइकिल करें, ताकि जो बैन लग रही है या जो इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही है हम्म, वो प्रॉब्लम्स ना आए और कंजम्पशन बढ़ जाए। सही। वो जब वो बढ़ेगी और आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, पीछे से कोर्ट आपको ऑर्डर नहीं कर रहा है, तो हम्म, फिर जाके जो है ना, शायद कुछ साल के बाद प्लांट फीजिबल हो जाए। एज ऑफ नाउ तो आपके पड़ोस में ईरान है, हम्म, आपके एक तरफ जो है वो इंडिया है, जिसका अपना बहुत मेजर किस्म का प्रोडक्शन है। जी हाँ। बिल्कुल आपकी एक दिन की मुसाफत पे यूएई है, ओमान है, 2 दिन की 3 दिन की मुसाफत के ऊपर सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, कतर है। हम्म, तो आपके पास कोई एक्सपोर्ट की गुंजाइश है नहीं, सही। क्योंकि उनकी तो रॉ मटेरियल बहुत सस्ती है, हम्म, तो हम compete कर नहीं पाएंगे। ये मेरी सोच है, मेरा ख्याल है। पहले 2 दफा कुछ लोगों से डिस्कस भी हुई है, हम्म, एंड वो दे वर प्रिपेयर्ड टू पुट अप अ प्लांट, बट देन दे रियलाइज के ये फीजिबल नहीं है, सही। मुझे नहीं लगता feasible। सुहेल साहब, आखिर में नो प्लास्टिक्स के इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। इसको मजीद हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं? हाउ कैन वी रीच मोर पीपल और मोर व्यूअर्स और इंडस्ट्री लीडर्स, इंडस्ट्री के जो अपने वर्कर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो पॉलीमर एक्सपर्ट्स हैं, उनको किस तरह से रीच कर सकते हैं? किस तरह से हम इसको प्लेटफॉर्म को मजीद बेहतर बना सकते हैं नो प्लास्टिक्स के? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम, बड़ा पहली बार मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू तो हो, सही। कोई चीज़ शुरू तो हुई। अब आपको मैं क्या कहूँ, इस मुल्क का के अंदर लोगों का दिमाग किस तरह से, मैं क्या समझाऊँ। आपके सामने है कि एक छोटा सा पाकिस्तान है जिसमें छोटी सी कंजम्पशन है, सही। और 5-5, 6-6 एग्जीबिशन एक साल में होती है, क्योंकि 3 कमर्शियल लोग कर रहे हैं। हम्म, तो वो आपस में ही लड़ लड़ के ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम कोई मेगा इवेंट करें, बेशक ऑल्टरनेट ईयर पे, तो उस और किस तरह सक्सेसफुल हो सकता है। अब आप जैसे लोग हैं, आप लोग अगर कोई एग्जीबिशन होती है तो आप लोगों को वो स्पेस दें, सही। आप लोग वहाँ बैठे, आप लोग बताएं आप लोग क्या कर रहे हैं हम्म, वहाँ पे। हम तो जी ट्रेडर्स है ना, एक तरह से हम हम्म, तो, आपको कोई टेक्निकली बहुत साउंड लोग नहीं है, थोड़ा बहुत अगर जानते हैं वो भी क्या कहते हैं, हैंड्स ऑन ऑन जॉब सीख लिया। नहीं, टेक्निकल लेकिन टेक्निकल तो आपके पास बहुत कुछ है। वहाँ बेशुमार ऐसे लोग हैं जो आप हमसे बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, हम्म, वो आपके साथ बैठेंगे, वो आपको वैल्यू ऐड करेंगे, लेकिन उन तक पहुंचना
उसके 2-3 रास्ते ही नजर आते हैं। एक तो ये जो आप काम कर रहे हैं, और फिर हम जैसे लोग जो आप लोगों के साथ मिलके बात कर रहे हैं, हम और लोगों को बताएं, और लोग सुने। आप हमें जो आपके वीडियोस हैं वो हमें भेजें, हम शेयर करें अपने ग्रुप्स में। आई थिंक यू मस्ट स्टार्ट इमीडिएटली विद अरब प्लास्ट। ओके, अरब प्लास्ट से तो आप बिल्कुल इमीडिएटली स्टार्ट लें। चाइना प्लास्ट जा सक बिल्कुल जाएं, और जर्मनी जरूर जाएं, डुसलडॉर्फ। ये एब्सोल्युटली इतना आपको हेल्प करेगा, नॉट नॉट ओनली टू प्रमोट प्लेटफॉर्म बट ऑल्सो टू प्रमोट प्लास्टिक्स। एंड जो आप इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी करके लोगों को देंगे, वो बहुत लोगों को फायदा पहुंचाएगी। कई ऐसे लोग हैं जो आपको देख के इंस्पायर होंगे, सीखेंगे, और प्लास्टिक में आना भी चाहेंगे। तो सही। ऐसी कई चीजें, मेरा ख्याल है ये आपको इमीडिएटली अडॉप्ट करना चाहिए, और पाकिस्तानी एग्जीबिशंस में तो जरूर। वही नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जितनी शेयर करेंगे, जितना फैलाएंगे, वो और बढ़ेगी, उसमें कमी बिल्कुल। कभी भी वाकई नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सोहेल अमीन साहब, आज आपने वक्त निकाला और बड़ी जबरदस्त टेक्निकल नो हाउ भी हमारे व्यूअर्स के लिए आपने फराहम की, बल्कि उसके साथ साथ अपने ग्रुप के बारे में भी बताया कि किस तरह से सक्सेस हासिल की जा सकती है और क्या तरीके हैं और क्या वो राज हैं। बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज से ऐड करूंगा, जी जी, सक्सेस नहीं, सही सक्सेस इज नॉट, मेकिंग मनी इज नॉट सक्सेस। सही, बिल्कुल, आप इज्जत कैसे कमा सकते, बहुत जबरदस्त। सिर्फ इसको ध्यान में रख के चलें तो इंशाल्लाह कभी भी ऊंच नहीं जाएगी, लेकिन गाड़ी अच्छी तरह से चल जाएगी। ठीक है, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच सोहेल साहब। यू मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के इंटरव्यू के बारे में भी अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजिएगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे अपना फीडबैक दे सकते हैं, और आपका फीडबैक हमें मिल भी रहा है। थैंक यू वेरी मच। सऊद जफर को और नो प्लास्टिक्स की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।